जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यानी कि इसमें हम आपको एक पोस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि रेलवे में स्टेशन मास्टर कैसे बने, जॉब प्रोफाइल कैसी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलती है। तो इन सभी बातों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी या डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू रेलवे की तैयारी कर रहे हैं स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और बहुत ही अच्छी और सम्मानजनक पोस्ट के साथ ये आपको बहुत ही अच्छी और अच्छी सैलरी देने की पोस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि रेलवे स्टेशन मास्टर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं स्टेशन मास्टर, और पोस्ट क्या होती है, काम का यानी कि जो काम का जो भार होता है वो कितना होता है या कार्य क्या करना होता है, और जो प्रोफाइल इसमें हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी। तो यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे सक्सेस पॉइंट हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम आज किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि स्टेशन मास्टर में नौकरी कैसी होती है, चयन प्रक्रिया क्या है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस रहेगा वो क्या है, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वेतन कितना होना चाहिए यानी कि कितना होता है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, स्टेशन मास्टर की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि चयन प्रक्रिया कितने एग्जाम होते हैं, क्या कौन सा एग्जाम देना होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ली जाए तो नौकरी की, यानी कि जो आपकी जॉब होती है ये कैसी होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और सम्मानजनक पोस्ट है रेलवे के अंदर, जो यानी कि स्टेशन पर स्टेशन की सीमा के अंदर जो कार्य होता है वो सब स्टेशन मास्टर के यानी कि द्वारा ही किया जाता है। तो स्टेशन मास्टर की परमिशन के द्वारा ही वो कार्य होता है। अब देखिए चयन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि एनटीपीसी एक यानी कि जो आपका एग्जाम कराते हैं एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसमें एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें फॉर्म भरे जाते हैं आपके। तो उसमें एक पोस्ट होती है आपकी स्टेशन मास्टर की। कौन सी होती है? स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है। ये पोस्ट लेवल 6 की पोस्ट है। कौन सी है? लेवल 6 की पोस्ट है और 4200 ग्रेड की पोस्ट है। कैसी है? 4200 ग्रेड की पोस्ट है। तो ये आपको एक फॉर्म भरना होता है जो एनटीपीसी का फॉर्म निकलता है। उसके बाद क्या होता है, आपका फॉर्म स्टेटस आता है। स्टेटस आने के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होगा आपका सीबीटी 1। कैसा होगा? सीबीटी 1 एग्जाम होगा। यानी कि पहले सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा सीबीटी 1। उसके बाद होगा, यदि आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद होगा आपका सीबीटी 2 एग्जाम। कौन सा होगा? सीबीटी 2 एग्जाम होगा। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमें आपको बताएंगे इसमें, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन। सीबीटी 2 के बाद होता है आपका साइको टेस्ट। क्या होगा? साइको टेस्ट, जिसको बोलते हैं सीबीएटी टेस्ट। साइको टेस्ट होने के बाद आपका उसके बाद होगा जो फाइनल मेरिट होगी, उसमें आपका डीवी के लिए चयन होगा। यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपका होता है पोस्ट अलॉटमेंट, यानी कि पैनल जारी होता है। क्या होता है? पैनल जारी होता है। तो पैनल में पोस्ट का अलॉटमेंट होता है और उसी समय आपका डिवीजन और जो यानी कि डिवीजन रहेगा वो सिलेक्ट होएगा और पैनल आउट होने के बाद आपको इसमें क्या मिलती है? ज्वाइनिंग। तो ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें कि एज कितनी होनी चाहिए। तो एज जो है वो आपकी 18 से 32 वर्ष होनी चाहिए। तो 18 से 32 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो आपको 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि जो इसमें छूट मिलती है वो आप अपनी ऐड करके देख सकते हैं कि आपकी एज कितनी हो सकती है। अब बात करें कि ये पोस्ट किस लेवल की है, तो ये लेवल 6 की पोस्ट है, 7 सीपीसी यानी कि 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ये जो पोस्ट है आपकी, ये 35,400 बेसिक सैलरी के साथ लेवल 6 की पोस्ट है। तो लेवल 6 की ये पोस्ट है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट कि इसकी भूमिका देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए, तो क्या 65,000 सैलरी बनती है स्टेशन मास्टर की?
स्टेशन मास्टर की नौकरी में सिर्फ हरी झंडी दिखाना नहीं होता, जानिए पूरी पावर, ड्यूटी, प्रमोशन का पूरा सच। तो स्टेशन मास्टर कौन होते हैं? सबसे पहले क्या आपको पॉइंट रहता है कि स्टेशन मास्टर कौन होते हैं? तो स्टेशन मास्टर यानी कि असम रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत, यानी कि जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है रेलवे का, उसमें कार्यरत कर्मचारी है और पूरे स्टेशन पर ट्रेनों के सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? स्टेशन मास्टर के हाथ में होती है। क्या क्या कार्य होता है कि ट्रेन ऑपरेशन की जिम्मेदारी, यानी कि ट्रेन को स्टेशन पर रिसीव करना, ट्रेन का डिपार्चर करना, स्टेशन पर जो भी आपका वर्क होता है जैसे शंटिंग करवाना या मार्शलिंग करवाना या और कोई भी कार्य जो होते हैं वो सभी यार्ड से संबंधित या केबिन से संबंधित, वो सब किसके द्वारा होते हैं? स्टेशन मास्टर के द्वारा कराए जाते हैं। सुरक्षा सबसे पहले होती है, तो सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी होती है संचार और समय का पालन और रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग करना, यानी कि रिकॉर्ड तैयार रखना, रिकॉर्ड जो स्टेशन का रिकॉर्ड है उसको अच्छे बनाए रखना। सम्मान और जिम्मेदारी की ये पोस्ट है और अच्छी पावर की पोस्ट है ये। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि मुख्य ड्यूटी क्या होती है। मुख्य ड्यूटी इसमें क्या होती है? आज की जिम्मेदारी क्या है स्टेशन मास्टर की? तो ट्रेनों की सुरक्षित आगमन और डिपार्चर, यानी कि आगमन और प्रस्थान करना, सिग्नल रूट सेटिंग और ट्रैक क्लियर की मतलब निगरानी करना, कंट्रोल ऑफिस और लोको पायलट गार्ड और अन्य स्टेशन से लगातार संपर्क बनाए रखना, यानी कि जो स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन है या स्टेशन पर कार्य करने वाले लोको पायलट, स्टेशन गार्ड या फिर आपके अन्य जो कर्मचारी है ऑपरेटिंग से संबंधित, उनसे इनके संबंध रखना और समय समय पर उनके जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेशन स्टाफ का समय और ड्यूटी का वितरण, यानी कि ड्यूटी टाइम और सभी इसके ये होता है। नेक्स्ट है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा की शिकायतों की निगरानी करना। जो यात्रियों की सुविधा और ये होता है, आपने देखा होगा कहीं स्टेशन पर लिखा हुआ कि जो शिकायत पुस्तिका है वह स्टेशन मास्टर ऑफिस में है, तो स्टेशन मास्टर ऑफिस में शिकायत पुस्तिका उपस्थित होती है। इसके बाद रिकॉर्ड, जांच बुक, चार्जशीट या चार्ट और ऑपरेटिंग दस्तावेज तैयार करना, जो ऑपरेटिंग से संबंधित इक्विपमेंट्स है उनको तैयार रखना। आपात स्थिति में यानी कि एक्सीडेंट, सिग्नल फेलियर या ट्रैक ब्लॉकिंग में तुरंत सही निर्णय लेना। तो ये सब कितने कार्य होते हैं स्टेशन मास्टर के? ये सब होते हैं आपके स्टेशन मास्टर से संबंधित कार्य। अब देखते हैं इसमें प्रमोशन का पूरा रास्ता क्या होता है। तो प्रमोशन में क्या होता है, स्टेशन मास्टर आप लेवल 6 में इनिशियली लगते हैं, यानी कि स्टार्टिंग जो होती है आपकी स्टेशन मास्टर से होती है। इसके बाद बनते हैं आप डिप्टी एसएस या डिप्टी स्टेशन ट्रेन में, यानी कि मैनेजर, जिनको बोलते हैं डिप्टी एसएस। क्या बोलते हैं? डिप्टी एसएस या डिप्टी एसएस स्टेशन मैनेजर। इसके बाद बोलते हैं स्टेशन मैनेजर, जो अभी नए नाम बदल कर किए गए थे, वो डिप्टी स्टेशन मैनेजर और स्टेशन मैनेजर इनको बोला जाता है। इसके बाद आते हैं आपके असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर। तो ये असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर में आपका प्रमोशन हो सकता है एओम में। ये सबसे मतलब स्टेशन मास्टर की प्रमोशन पोस्ट है एओम की। इसके बाद एओम से यदि आप एग्जाम देते हैं या प्रमोशन होता है तो आप डीओएम तक भी पहुंच सकते हैं और आगे और उच्च पदों पर भी इसमें विभागीय प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये रहे प्रमोशन कि आप किस पोस्ट पर प्रमोशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिलने वाले फायदे क्या है, जरूरी योग्यता क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता आपकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। तो आप ग्रेजुएशन किसी भी यानी कि सब्जेक्ट से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कॉमर्शियल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स या रीजनिंग या अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे साइको से संबंधित, तो वे भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तेज निर्णय लेने की क्षमता, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना, सेफ्टी रूल और रेलवे से नियमों का पालन करना, यानी कि ये इसकी जानकारी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद मिलने वाले फायदे क्या है, देखिए ड्रेस अलाउंस होता है, यानी कि जो ड्रेस अलाउंस डीए मिलता है। इसके बाद हाउस यानी कि जो आपका हाउस रेंट अलाउंस एचआरए हो गया। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया टीए, और नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया एनएचए। उसके बाद मिलता है आपको पीटीओ, यानी कि प्रेजेंट ट्रेवलिंग पास, जो आपके रेलवे के जो यात्रा करने के पास है। उसके बाद रेलवे मेडिकल फैसिलिटी, रेलवे की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलती है। एनपीएस और अन्य सरकारी सुविधाएं भी इसमें मिलती है। अब बात करते हैं कि इसमें एग्जाम से संबंधित,
देखिए एग्जाम कितने होते हैं आपके, 2 एग्जाम। एक होता है CBT 1, क्या होता है, एक होता है CBT 1। जो CBT 1 होगा आपका, ये होगा 100 क्वेश्चन के साथ। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, 100 क्वेश्चन होंगे। समय रहेगा इसमें 90 मिनट का। कितने मिनट का समय रहेगा, 90 मिनट का। और सिलेबस आपका वही रहेगा, मैथ रीजनिंग जीके। तो 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग रहेगी और 30 नंबर की आपकी जीके जीएस रहेगी। तो इस प्रकार से इसमें CBT 1 होता है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो लगभग ओवरऑल अधिक जोन की जो कट ऑफ जाती है मिनिमम से मैक्सिमम, तो CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए जो कट ऑफ जाती है वो UR में लगभग 70 से 75 के बीच आपके रो मार्क्स होने चाहिए। और OBC में बात कर ली जाए तो OBC में यहीं पर ये 68 प्लस मार्क्स होने चाहिए। SC में आपके 65 प्लस मार्क्स होने चाहिए और ST में आपके 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो इतने मार्क्स है तो आप CBT 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। अब CBT 1 क्वालिफाई होने के बाद आपका आता है CBT 2 एग्जाम। फिर क्या आता है आपका CBT 2 एग्जाम। ये होगा आपका 120 क्वेश्चनों के साथ। कितने क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन। समय वही आपका 90 मिनट रहेगा। समय क्या होगा, 90 मिनट रहेगा, पर यहाँ पर 20 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। अब 90 मिनट का समय रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस क्या रहेगा, मैथ से पूछे जाएंगे आपके 35 क्वेश्चन और जो आपका रीजनिंग रहेगा वहां से भी 35 क्वेश्चन और प्लस 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रहने वाले हैं। तो इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आपका जब CBT 2 क्वालिफाई होगा, CBT 2 क्वालिफाई के लिए आपको 120 में से UR के लिए 90 प्लस नंबर चाहिए। और आपके ओबीसी में वही आपके 85 प्लस। SC की बात करें तो 80 प्लस यदि आपके हैं तो आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ST में 75 प्लस नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये 120 में तो लगभग इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है CBT 2 के बाद। तो CBT 2 के बाद जो क्वालिफाई होते हैं वो CBAT के लिए जाते हैं। तो CBAT यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि साइको बोलते हैं जिसको, वह टेस्ट होता है। और साइको टेस्ट में आपको यानी कि क्वालिफाई होना होता है। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन बनता है यानी कि जो मेरिट बनती है वो बनती है आपकी कि 120 जो आपके क्वेश्चन है जो CBT 2 में आए हैं इनका 70% प्लस जो आपको साइको है उसका 30% यहाँ से लिया जाता है। तब 100% बनाकर यहाँ से मेरिट निकाली जाती है। तो 120 का 70% यानी कि जैसे आपके 120 में से यहाँ पर 80 नंबर प्राप्त हुए, अब 80 नंबर का यहाँ पर 70% लिया जाएगा। तो 80% का 70% कितना लिया जाएगा, 56 नंबर। 56 प्लस यदि आपके उधर 30 में से 28 नंबर है या 22 नंबर है तो वो उसमें ऐड करके तब आपकी मेरिट बनती है। अब आपका यानी कि ये रहा जो सिलेबस मैंने आपको समझाया, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न समझाया, किस तरीके के एग्जाम होते हैं, कितने एग्जाम होते हैं। अब जैसे ही आपका CBAT हो जाएगा इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और फाइनल मेरिट लगने के बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले ही दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी कितनी बन सकती है। अब सैलरी क्या 55 से 65,000 के बीच बन सकती है, बिल्कुल सही। देखिए आपकी 35,400 स्टार्टिंग में क्या रहेगी, बेसिक सैलरी प्लस DA जो आपका उस समय वर्तमान में जैसे 63% DA है तो वो ऐड कर लेंगे इसमें। उसके बाद आपका जो रहेगा HRA 3 तरीके के होते हैं, वह मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। 10%, 20% और 30%। यहाँ पर हम 10% DA लेते हैं यानी HRA लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3540 यहाँ पर HRA मिल सकता है। TPA की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये रहेगा आपका 2800 के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं आपका TA। तो स्टेशन पर से यदि दूसरे स्टेशन पर आप ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर TA भी मिल सकता है। फिर बनता है आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस NHA, तो NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस NDA, और फिर आपका एक NHA भी होता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। तो इस प्रकार और ऑल जोड़कर यहाँ पर आपको 65 के आसपास यानी कि 60 से 65 के बीच में सैलरी देखने को मिल सकती है। तो ये रही आपकी स्टेशन मास्टर पोस्ट की संपूर्ण जानकारी। तो यानी कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है,
एज कितनी रहती है, फॉर्म कब निकलते हैं। तो फॉर्म की देखिए चयन प्रक्रिया की बात कर जाए तो हमने बताया शुरू में कि एनटीपीसी के थ्रू भी आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप यदि पहले से ही ग्रुप डी कर्मचारी है और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है या अन्य डिपार्टमेंट से, जैसे आपका ट्रैकमैन हो गया या और कोई डिपार्टमेंट हो, जीडीसी के थ्रू, इनके जो आपकी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके थ्रू, या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित आपके एलडीसी एग्जाम के थ्रू इसमें स्टेशन मास्टर पोस्ट पर जाया जा सकता है। तो ये इसके चयन सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर कि एनटीपीसी में या ग्रुप डी से संबंधित किसी भी एलडीसी एग्जाम से कैसे स्टेशन मास्टर बना जा सकता है। तो ये रही पूरी जानकारी। देखिए ये हरी झंडी दिखाना ही काम नहीं होता, अन्य पावर भी स्टेशन मास्टर के पास होती है और प्रमोशन भी अच्छे खासे होते हैं, तो बहुत ही अच्छी और सम्मानजनक पोस्ट होती है। तो इस प्रकार हमने आपको संपूर्ण जानकारी स्टेशन मास्टर से दी है। सिलेबस भी हमने आपको साथ साथ कवर कराया कि सिलेबस कैसा होता है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि दोस्तों आप रेलवे से संबंधित किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी और एलडीसी के थ्रू आप रेलवे में गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सेंटिंग मास्टर या अन्य किसी पोस्ट कॉमर्शियल सीसीटीसी में प्रमोशन लेना चाहते हैं और उसका सिलेबस आप देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े। हम गुड्स गार्ड के और स्टेशन मास्टर के लिए जो भी आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एलडीसी एग्जाम या प्रमोशन कोटा एग्जाम होता है, उनका जो सिलेबस होता है वो आपको हम कवर करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर की जो आंसर की होती है उसको सोल्व हम करा रहे हैं। तो ये हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे।